Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do a detailed study about deconstruction and Jax Derrida. तो please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe. Today we will try to understand about deconstruction. तो इससे पहले जैक्स डेरिडा के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रोपाउंडर हैं डिकंस्ट्रक्शन थियरी के. जैक्स डेरिडा 1932-2004. He was an Algerian-born French philosopher best known for developing a form of semiotic analysis known as deconstruction. जैक्स डेरिडा फ्रेंच फिलोसोफर हैं, अल्जीरियन बोर्न फ्रेंच फिलोसोफर हैं. इन्होंने एक सेमियोटिक एनालिसिस के फॉर्म को प्रेजेंट किया, डेवलप किया है, जिसे डीकंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है. इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट का एनालिसिस किया, साथ ही इन्होंने जो फेनोमेनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट है उसको भी डेवलप किया है. तो इन्होंने जो सेमियोटिक एनालिसिस के फॉर्म को डेवलप किया, दैट इज़ कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन. और डीकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को एनालिसिस किया और जो फेनोमेनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट है उसको भी डेवलप किया. ये जो डेरिडा हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी से भी रिलेटेड हैं. एक्चुअली डीकंस्ट्रक्शन इज नोन आल्सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जैक्स डेरिडा ने कॉइन नहीं किया है, उन्होंने उसे यूज़ किया है, उसको डिफाइन किया, उसको एनालिसिस किया है. तो इन वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफरेंस, लोगोसेंट्रिज्म, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, बाइनरी अपोजिशन, अपोरिया. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं. Now, let us see what is deconstruction. It is a philosophical movement which is forwarded by Jacques Derrida during 1960s. तो जैक्स डेरिडा ने ही इस डिकंस्ट्रक्शन की जो मूवमेंट है इसको आगे कैरी किया था, और फिर दूसरे जो थियरिस्ट हैं वो आगे जुड़ते गए इस फिलोसफिकल मूवमेंट से. Now, it donates the pursuing of the meaning of a text to point of the supposed contradiction and eternal opposition. Deconstruction में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि एट द डेप्थ लेवल तक उस टेक्स्ट का मीनिंग क्या निकल के आता है, जिसमें जो कंट्राडिक्शन है और इटर्नल अपोजिशन है उसको पॉइंट किया जाता है. एन इवेंट दैट डज नॉट अवेट द डेलिबरेशन, कॉन्शसनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट. डीकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट की जो डोमिनेशन है उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है. मीन्स अगर आपके सामने कोई टेक्स्ट है तो डीकंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आप भूल जाओ कि उस टेक्स्ट के बारे में जानते हो, कोई डेलिब्रेशन है आपके अंदर उस टेक्स्ट को लेकर, आपके अंदर कॉन्शसनेस है उस टेक्स्ट को लेकर, या उस टेक्स्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज आपके पास है उसे भूल जाओ, उसे अलग रख दो, उसके बाद उस टेक्स्ट का एनालिसिस करो. देन व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज द रियलिटी दैट विल कम आउट. डीकंस्ट्रक्शन नॉट एज द सब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ अ रीडिंग स्ट्रेटजी बट एज समथिंग दैट हैपन्स इन द रिटेन टेक्स्ट एंड ऑल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग. डीकंस्ट्रक्शन कोई सब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट नहीं है कि बस आपने रीड किया और जो कहा गया उसे आप एक्सेप्ट कर लो. नहीं, ये एक रिटेन टेक्स्ट के अंदर क्या हो सकता है, उसकी जो मीनिंग का स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, उसको जानना होता है डीकंस्ट्रक्शन. इन अदर वर्ड्स, डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट समथिंग दैट अ रीडर डज टू अ टेक्स्ट बट इज अ क्वालिटी ऑफ टेक्सचुअलिटी. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो डीकंस्ट्रक्शन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसे रीडर क्या करे, रीडर डज टू अ टेक्स्ट, रीडर जो भी कुछ उस टेक्स्ट के साथ करता है. नहीं, एक्चुअली वो टेक्स्ट की जो टेक्सचुअलिटी है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना होता है. मीन्स कोई वर्ड है, जस्ट लाइक अ ट्री एक वर्ड है आपके सामने, और ट्री से रिलेटेड जितना भी मीनिंग फाइंड आउट किया जा तो उसके डेप्थ में जाकर उस टर्म को, उस वर्ड को एनालिसिस करना, देन फाइंड आउट द ट्रूथ एंड रियलिटी, इट इज़ कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन. तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जो डीकंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम
किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई वर्ड किसी ने ले दिया तो बस हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं ये ट्री है तो बस हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं ट्री है। इट्स मीन्स ट्री, अगर किसी पोएट ने ट्री वर्ड को यूज़ किया अपने वर्क में या किसी ऑथर ने, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्री का मतलब ट्री है। हो सकता है कि पोएट ने यूज़ किया ट्री टू सिम्बलाइज द व्हाट, ग्रीनरी, ग्रीनरी हरियाली को सिम्बलाइज करने के लिए हो सकता है पोएट ने ट्री वर्ड यूज़ किया हो। तो इसीलिए डीकंस्ट्रक्शन कहता है कि आप जो टर्म है, जो टेक्स्ट है, उसको डीकंस्ट्रक्ट कर दो, उसको तोड़ दो, उसको मॉडिफाई कर दो और उसके डेप्थ तक पहुँचो कि उसकी जो ट्रूथ है, रियलिटी है, उसे आप जान सको। डीकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरलिस्ट की तरह ये नहीं कहता है कि हमारे सामने वो वर्ड आ गया है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें बिकॉज उसने सोसाइटी ने उस वर्ड को बताया है कि ये वर्ड है। अब ट्री वर्ड से क्या पता चलता है? ट्री की जो इमेज है वो ट्री वर्ड से वो क्या करता है, डिफाइन करता है? नहीं, ट्री वर्ड किसी एंगल से ट्री के इमेज को जस्टिफाई नहीं करता है। ट्री में कहीं हरियाली की बात नहीं कही गई है ट्री वर्ड में, ना ही उसमें ये बताया गया है कि ट्री जो होता है वो रूट होते हैं, उसमें लिव्स होते हैं, उसमें स्टेम्स होते हैं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं क्लियर होता है ट्री वर्ड से। इससे पास्ट में आर्बिट्री नाम दे दिया गया और उसे हम क्या करते आ रहे हैं, आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसी को डेरिडा कहते हैं कि नहीं, आप डेप्थ तक जाइए रियलिटी और ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ जो कुछ टर्म्स थे उससे रिलेटेड उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस आता है। अ फ्रेंच टर्म कॉइन्ड बाय जैक्स डेरिडा, इट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन डेरिडास डिकंस्ट्रक्शन। तो ये फ्रेंच टर्म है और इसको कहीं ना कहीं जैक्स डेरिडा ने ही पॉपुलराइज किया है, एक तरह से कॉइन भी किया है, और ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन का। अ क्रिटिकल आउटलुक कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। तो डिफरेंस क्या बताता है कि आप टेक्स्ट और मीनिंग के बीच क्या रिलेशनशिप है उसे बताने की कोशिश की जाती है डिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक्चुअली जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज़ व्हाट, फॉर एग्जांपल ट्री, ट्री जो है लिखा गया है, टेक्स्ट है, तो क्या वो उसके मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है, इसके बीच कोई रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, वही बताना होता है डिफरेंस। द टर्म डिफरेंस मीन्स डिफरेंस एंड डिफरल ऑफ मीनिंग। जैसे यहाँ देख लीजिए डिफरेंस, अब डिफरेंस में जो ANC है उसको डेरिडा ने ENC में कन्वर्ट करके कैसे कर दिया है, डिफरेंस कर दिया है, और प्लस डिफरल। अब इन्होंने डिफरेंस और डिफरल की मीनिंग यहाँ बताने की कोशिश की है। डिफरेंस का मतलब होता है नॉट द सेम, मतलब कोई दो चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल कहने का मतलब है कि एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है। और डिफरल क्या है कि कोई एक्शन है, कोई इवेंट है, उसको अलग कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, हटा दिया गया। तो दिस इज़ डिफरेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। Here are some words before you, bat, rat, mat, fat। अब देखिए डिफरेंस क्या कहता है कि एक दूसरे से अलग होना, ठीक है। जस्ट लाइक इन 4 वर्ड्स में फर्स्ट लेटर क्या है, एक दूसरे से अलग है। बैट में B, रैट में R, मैट में M, फैट में F, ये एक दूसरे से क्या है, अलग है। और डिफरल क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूटी बता रहा है कि हाँ कुछ वर्ड जो होते हैं वो कॉन्टिन्यू होते हैं। जस्ट लाइक अब यहाँ पे दिखा गया है कि जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं सभी में सेम है। B का एट, R का एट, M का मैट, F का एट। तो ये जितने फैट है, मैट है, रेट है, ये लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो सेम हैं। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि डिफरेंस कैसे हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई वर्ड कैसे एक दूसरे से अलग है, लेकिन वो अलग होने के बाद भी कुछ सेंस में वो सिमिलर है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। सेम वर्ड्स डज नॉट हैव सेम मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे डेरिडा क्या बताने की कोशिश करे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो वर्ड्स होते हैं उसकी सेम मीनिंग नहीं हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जस्ट लाइक यहाँ पे डिफरेंस की बात इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब सेम वर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक बैंक, BANK बैंक। बैंक क्या होता है,
बैंक होता है जहाँ से लोग मनी, मतलब इकोनॉमिक ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोग मनी, जहाँ पे मनी सबमिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, दैट इज़ बैंक। और एक बैंक होता है किनारा, रिवर का किनारा या किसी चीज़ का किनारा, ठीक है। तो अब देखिए, दो सेम वर्ड हैं लेकिन उनके मीनिंग क्या है, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफर है। यही चीज़ डेरिडा बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डेरिडा ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज में उस वर्ड की अलग अलग मीनिंग हो। ट्री इंग्लिश में बोलेंगे बट हिंदी में, अदर लैंग्वेज में ट्री नहीं बोलेंगे, ट्री को पेड़ बोलेंगे हिंदी में। इसी तरह से अलग लैंग्वेज में भी अलग टर्म उसके लिए होगा। सेम थिंग, सफ़र इंग्लिश में क्या होता है, कष्ट उठाना। सफ़र हिंदी में क्या होता है, सफ़र करना, ठीक है, यात्रा करना। तो सफ़र हिंदी नहीं कह सकते, इट्स लाइक उर्दू, थोड़ा सा उर्दू वाली ये वर्ड है, तो वही यात्रा करना हो गया। तो एक ही वर्ड है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफर है। इसी को जैक्स डेरिडा ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप आर्बिट्री किसी वर्ड को यूज़ मत करिए, एक्सेप्ट मत करिए, उसकी रियलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, उसके पीछे जो ट्रूथ है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। लोगोसेंट्रिज्म, नेक्स्ट टर्म, coined by German philosopher Ludwig Klages in the early 90s beyond system of science। लोगोसेंट्रिज्म जो टर्म है, इसको जैक्स डेरिडा ने क्वाइन नहीं किया बट उन्होंने यूज़ किया है, और इसको क्वाइन करने वाले पर्सन है जर्मन फिलोसफर लुडविग क्लैग्स। 90s, अर्ली 90s में इन्होंने क्वाइन किया था इस टर्म को। और लोगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बियॉन्ड सिस्टम ऑफ साइन। जो साइन का सिस्टम है उससे कहीं दूर जाना। साइन का सिस्टम आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो वीडियो हैं उसमें देखा था कि साइन क्या होता है। साइन दो पार्ट्स होते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर क्या करता है, वो जो टर्म हम बोलते हैं, यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सिग्निफायर। और उससे रिलेटेड जो इमेज, जो कॉन्सेप्ट, मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज सिग्निफाइड। तो उससे कहीं दूर लोगोसेंट्रिज्म कहता है। उससे दूर कहने का मतलब क्या है, जस्ट लाइक सेंटर। अगर ये सेंटर वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप सेंटर का मतलब क्या समझेंगे। सेंटर इज गॉड, जिनके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है। रीज़न, कोई रीज़न हो सकता है किसी चीज़ का, उस रीजन के आसपास वो सारी घटनाएं घटती हैं। ओरिजिन, किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति के चारों तरफ सारी घटनाएं होती हैं। सेंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी, बिगिनिंग, एंड, इस तरह के सारे वर्ड्स हैं। इच कैन बी सर्व एज ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। तो ये सभी ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड हो सकते हैं सेंटर के, मतलब सेंटर इज व्हाट, सिग्निफायर। और एक जो वर्ड है सेंटर, एक सिग्निफायर के देखिए कितने सारे सिग्निफायर निकल के आ रहे हैं। तो यही बात लोगोसेंट्रिज्म में बताने की कोशिश की है डेरिडा ने कि भाई एक सिग्निफायर का एक सिग्निफायर नहीं हो सकता है, उसके डिफरेंट सिग्निफायर हो सकते हैं, ठीक है। डेरिडा नेम्स लोगोसेंट्रिज्म द बिलीव दैट देयर इज अल्टीमेट रियलिटी, इट इज सेंटर ऑफ ट्रूथ दैट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शंस। डेरिडा लोगोसेंट्रिज्म को क्या कहते हैं कि ये एक अल्टीमेट रियलिटी से रिलेटेड होता है और ये सेंटर ऑफ ट्रूथ होता है, किसी भी सच्चाई का सेंटर होता है लोगोसेंट्रिज्म। अब लोग जो हैं, वी लिव इन लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड, हम कहाँ रहते हैं, लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड में रहते हैं। और हम चाहते हैं व्हाट, कि बिलीव दैट एवरीथिंग इज ग्राउंडेड, हर चीज़ ग्राउंडेड है, ठीक है। मतलब डेरिडा का कहने का मतलब क्या है कि हम लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड में रहते हैं और हर चीज़ ग्राउंडेड है, मतलब हर चीज़ की एक डेप्थ मीनिंग निकल के आती है। अब देखिए इस लोगोसेंट्रिज्म जो टर्म, इसको इन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं लॉयन और रोज के एग्जांपल से। अगर आपके सामने किसी ने लॉयन जो सिग्निफायर है उसको यूज़ कर दिया तो आपके सामने क्या सिर्फ एक ही पिक्चर आएगी, लॉयन इमेज नहीं। जैसे कोई लॉयन बोलेगा आपके सामने, ये लगेगा कि अरे लॉयन इट्स एन एनिमल, तो एक एनिमल है, ये पावर को डिनोट करता है। ये किंग है, जंगल का राजा है, डोमिनेटर है, ये डोमिनेट करता है अदर एनिमल्स पे। तो इस तरह से लॉयन के डिफरेंट क्या हो गए, लॉयन इज अ सिग्निफायर और इसके डिफरेंट सिग्निफाइड हो गए।
सेम थिंग हेयर इन रोज, रोज देख लीजिए, रोज। अब जैसे रोज आपके सामने कोई बोलेगा तो रोज इज नॉट जस्ट कि रोज की इमेज है। जैसे कोई रोज बोलेगा लगेगा अरे ये तो फ्लावर है। फिर रोज रेड को भी डिनोट करेगा, फ्रेग्रेंस खुशबू को भी डिनोट करेगा, फ्रेशनेस ताजेपन को भी डिनोट करेगा, और डेलिकेट नाजुकता को भी डिनोट करेगा, क्योंकि रोज इज अ फ्लावर, और फ्लावर क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं। तो इस तरह से एक सिग्निफायर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्निफाइड हो सकते हैं। ये बात कहने की कोशिश की है यहाँ पे डेरिडा ने बाय यूजिंग द टर्म लोगोसेंट्रिज्म। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बाइनरी अपोजिशन। इन्होंने बाइनरी अपोजिशन की बात कही है। इन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जस्ट लाइक आउटसाइड, इनसाइड, मैन, वुमेन, टॉप, बॉटम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह के बाइनरी अपोजिशन में क्या होता है कि एक वर्ड जो होता है दूसरे पे गवर्न करता है। मीन्स आप आउटसाइड बोलोगे तो इसका मतलब कि आपको पता है कि इनसाइड क्या होता है। मैन बोलोगे तो आपको पता है कि वुमेन क्या होता है। टॉप बोलोगे तो पता है कि बॉटम क्या होता है। अगर बॉटम क्या होता है आपको नहीं पता तो टॉप क्या होता है आप क्या जानो। तो वही कहा गया है कि बाइनरी ऑपोजिशन में क्या होता है कि एक वर्ड जो है अपनी मीनिंग के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। इस तरह से बाइनरी ऑपोजिशन में जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अपोरिया। अपोरिया क्या है, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है लॉजिकल कंट्राडिक्शन। इसमें डेरिडा ने क्या किया है, इसे यूज किया है और बताया कि इट इज़ लाइक ब्लैक स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम स्पीच यूज कर रहे हैं उसमें एक ब्लैक स्पॉट्स आ जा रहा है। ब्लैक स्पॉट्स आ जा रहा है का मतलब कि वहाँ पे एक तरह से डाउट क्रिएट हो जा रहा है, डाउट इन द स्पीच। मतलब हमारे स्पीच में जब डाउट क्रिएट हो तो दैट इज़ कॉल्ड अपोरिया। अपोरिया एग्जाम्पल देख लीजिए, टू बी और नॉट टू बी। ये शेक्सपियर के हेमलेट से लिया गया सेंटेंस है। और इसमें इन्होंने जो हेमलेट का ये हेमलेट का ही ये सेंटेंस है। तो हेमलेट क्या कहता है, टू बी और नॉट टू बी। अब देखिए वो अपनी बातों में, अपनी स्पीच में क्या है, डाउट है, ठीक है, डाउट में है वो कि टू बी और नॉट टू बी, वो इस तरह के डाउट की कंडीशन में है। तो जब हमारे स्पीच में डाउट की कंडीशन हो तो दैट इज कॉल्ड अपोरिया। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, दिस कॉन्सेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिकंस्ट्रक्शन में। Deconstruction interpretation holds that the entire history of Western philosophy, with its language and traditions, has emphasized the desire for immediate access to meaning. Thus, built metaphysics or ontotheology based on privileging presence over presence and absence. तो डिकंस्ट्रक्शन क्या करता है, इंटरप्रिटेशन होल दैट द इंटायर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। जो वेस्टर्न फिलोसफी की इंटायर हिस्ट्री है, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे ट्रेडिशन की बात हो, वो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करते हैं अपनी डिज़ायर को कि नहीं, मतलब वेस्टर्न फिलोसफी ने क्या करने की कोशिश की है, उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन थोपने की कोशिश की है। बस उसी के अगेंस्ट मेरा फिजिक्स ऑफ प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है डेरिडा ने प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न फिलोसफी ने कहा है उनके लैंग्वेज में, उनके कल्चर में अगर जो ट्री है उसको ट्री बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने ट्री बोला है तो पूरी दुनिया उसे ट्री बोले। नहीं, सबका अपना लैंग्वेज और अपना ट्रेडिशन होता है और हर वर्ड का उनके ट्रेडिशन, उनके लैंग्वेज में उनके अनुसार टर्म डिसाइड होते हैं। तो ये वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो दूसरे के ऊपर अपनी जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, उसको थोपने की एक तरह से कोशिश करते हैं। तो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया है। द प्रोसेस टू इग्नोर द रोल ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट सच एज टू नो प्रेजेंस, एब्सेंस, ओरिजिन। अब ये क्या है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में लोग क्या कहते हैं, जो ट्रूथ है, रियलिटी है, उसका जो भी रोल होता है उसे हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम रेड वर्ड बोल दें
तो रेड वर्ड में हम क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे कि रेड मीन्स जस्ट ओनली कलर, क्या रेड सिर्फ कलर होता है? तो उसकी जो ट्रूथ है, रियलिटी को, जो रेड टर्म है, वर्ड है, उसकी ट्रूथ और रियलिटी को हम जब इग्नोर करने की कोशिश करें तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। तो इसीलिए रेडा ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि भाई रेड का मतलब जस्ट इट इज़ नॉट अ कलर, रेड का मतलब कुछ भी हो सकता है। रेड मीन्स रोज हो सकता है, रेड मीन हार्ट हो सकता है, रेड मीन चेरी हो सकता है, रेड मीन एप्पल हो सकता है, रेड मीन ब्लड हो सकता है, तो रेड मीन एनीथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बस रेड का मतलब कलर बता दिया तो आप बस उसे एक्सेप्ट करके बैठ जाए और उससे रिलेटेड जो डेप्थ में ट्रूथ और रियलिटी छिपी हुई है उसे इग्नोर कर दें। याले स्कूल 1970s, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याले स्कूल से रिलेटेड कौन कौन लोग हैं। तो इसमें जैक्स डेरिडा शामिल हैं, हेरोल्ड ब्लूम, जोफ्री हार्टमैन, पॉल डीमान, जे हिलिस मिलर। तो ये लोग जो हैं याले स्कूल से रिलेटेड हैं। अब डीकंस्ट्रक्शन की जो थियरिस्ट हैं वो कौन कौन है? जैक्स डेरिडा है, इनका वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1976 में आता है। मार्जिन ऑफ फिलॉसफी 1982 में आता है। जोफ्री हार्टमैन है, डीकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म, इनका वर्क है 1979 में आता है। पॉल डी मान जो है, एलिगोरीज ऑफ रीडिंग, इनका वर्क है 1979 में आता है। जे हिलिस मिलर, इनका वर्क है द एथिक्स ऑफ रीडिंग 1987 में। बारबरा जॉनसन, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस 1987। जुडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी 1990 में। डायन एलम, फेमिनिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। मिस एन एबाइम 1994 में ये इनका वर्क आता है। ड्रूसिला कॉर्नेल, द फिलॉसफी ऑफ द लिमिट 1992 में आता है ड्रूसिला कॉर्नेल का वर्क, द फिलॉसफी ऑफ द लिमिट। नेक्स्ट है जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा के बारे में अलग से वीडियो लेकर आएंगे, थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में स्टडी करना होगा। रोनाल्ड बार्थेस, इनका वर्क है द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। एक्चुअली जूलिया क्रिस्टेवा और रोनाल्ड बार्थेस जो है ये डीकंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं और इससे पहले ये लोग स्ट्रक्चरलिज्म से भी जुड़े हुए थे। फिर बाद में लेटर ऑन ये क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं किसके तरफ, डीकंस्ट्रक्शन की तरफ। अब यहाँ पे दिया गया कि हाउ टू यूज डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन को हम कैसे यूज करें। अपोज प्रिवेलिंग विजडम, ये 4 पॉइंट है इससे रिलेटेड कि डीकंस्ट्रक्शन को यूज करने का मतलब कि वी आर अपोजिंग प्रिवेलिंग विजडम, जो पहले से विद्यमान विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको हम अपोज करें। जैसे क्या हुआ था कि पहले बताया गया था कि नहीं सन जो है सभी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, तो एक तरह का प्रिवेलिंग विजडम है। उसी को कॉपरनिकस ने बाद में बता दिया अरे नहीं सन चारों तरफ नहीं घूमता है, बट सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और बाकी प्लैनेट्स जो है इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉपरनिकस ने जो प्रिवेलिंग विजडम था उसको अपोज कर दिया। तो डीकंस्ट्रक्शन में भी यही किया जाता है, प्रिवेलिंग विजडम को अपोज कर दिया जाता है। एक्सपोज कल्चरल बायस, जो कल्चरल बायस है उसको भी एक्सपोज करना। कल्चरल बायस का मतलब क्या कि यूरोपियंस ने बता दिया कि ये ट्री है, ये रोज़ है, ये लॉयन है, ये काव है, तो क्या हम भी उसे एक्सेप्ट कर लें अपने कल्चर में, अपने लैंग्वेज में? नहीं। तो उस कल्चरल बायस को एक्सपोज करना, क्योंकि हर चीज़ की जो आइडेंटिटी होती है कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो सेम थिंग कैन नॉट बी। एनालिज सेंटेंस स्ट्रक्चर, डीकंस्ट्रक्शन में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको एनालिज किया जाता है कि एक्चुअली टेक्स्ट क्या कहना चाहता है। ऐसा नहीं कि जो वर्ड हमें सामने सामने दिख रहा है कि एप्पल है तो एप्पल का मतलब बस एप्पल समझे, एप्पल का मतलब और भी हो सकता है मीनिंग, तो उससे रिलेटेड और भी सेंस निकल सकते हैं। तो जो टर्म है उसके मीनिंग को ही नहीं समझे, उससे रिलेटेड जो सेंस क्रिएट हो रहे हैं उसको भी समझे। दैट इज एनालिज सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो लास्ट टर्म है लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्ले विथ पॉसिबल मीनिंग डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो उसको देखते हैं कि आप यहाँ डेटा क्या करें, आप जो भी टेक्स्ट है उसके मीनिंग से खेलिए, उसको खेल जाइए। मतलब जो टेक्स्ट कह रहा है आप उसके मीनिंग को एक्सेप्ट मत करिए, उसकी जो
कल्चरल बायस है, जो उसकी डोमिनेशन, उसको एक्सेप्ट मत करिए, मीनिंग के साथ खेलिए, आप उसके को रिकन्स्ट्रक्ट करिए, उसको मॉडिफाई करिए, तोड़िए, और उसके जो डेप्थ है रियलिटी और ट्रूथ की जो डेप्थनेस है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। तो दिस इज़ प्ले विथ पॉसिबल मीनिंग। With this, I'm going to complete my lecture. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।